हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य शुक्ला और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब जोधपुर में। प्रोबेबली ये फर्स्ट लेक्चर होगा हमारी क्लास का। 15 अगस्त क्लास मंथ में इसका इनॉग्रेशन हुआ और आप देख सकते हैं जैसे बोर्ड पे लीनियर अलजेब्रा लिखा हुआ है। दैट मींस आई एम गोइंग टू डील विद योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आप सभी को ये पता होगा कि इसका वेटेज कितना है। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 15 मार्क्स। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा से अपनी क्लास में कहता आया हूं कि जब आप इस गेट पीएससी एंड पीएसयू की जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं तो फिर मैं आपको नया क्या पढ़ा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश करूंगा कि इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक गेट, पीएससी एंड पीएसयू में डील कैसे करते हैं, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। जैसे अगर मैं यहां पर एक टॉपिक की बात करूं, दैट टॉपिक इज कॉल्ड जस्ट होल्ड, दैट टॉपिक इज कॉल्ड रैंक। आप सभी को पता होगा रैंक एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अगर हम स्टूडेंट से पूछे तो वो ये कहेगा, वो पढ़ लेगा व्हाट इज रैंक, उसकी डेफिनेशन पढ़ लेगा, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। बट मुझे ये लगता है कि इस तरह की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने के लिए आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के डेप्थ में जाना पड़ेगा। अब मैं किस डेप्थ की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं जरा थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत तो एक ओवरव्यू लेते हैं। आप मुझे बताइएगा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या एक रैंक टॉपिक की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर कहूंगा कि एग्जैक्टली इस मैट्रिसेस में हम यहां रैंक निकालते क्यों हैं, वाई। मैं व्हाट इज रैंक की बात ही नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, आप मेरी बात को समझिए। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई वी इवैल्यूएट द रैंक। अब सवाल ये है कि किसी भी स्टूडेंट को रैंक निकालना आता है, रैंक की डेफिनेशन आती है, बट अगर हम उससे बात करें कि हम इस रैंक को निकाल क्यों रहे हैं, ये हम आज एक छोटे से लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने कहा वाई रैंक, वाई रैंक। अब आप सोचिए, थोड़ा सा छोटी क्लास में जाते हैं, बहुत बेसिक से बात करते हैं। हम लोग 10th में सिस्टम ऑफ इक्वेशन कुछ पढ़े हुए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मींस कुछ ऐसा, x प्लस 2y इक्वल टू 1, 2x माइनस y इक्वल टू 2। आपको दिख रहा होगा, ये सब आपने देखा हुआ है। अगर मैं कहूं कि इसको आप सॉल्व कर दो तो आप 1 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, एलिमिनेट हो गया, x की वैल्यू आ गई और फिर y की वैल्यू आ गई। मतलब मैं यहां बात कर रहा हूं x और y वेरिएबल की यूनिक वैल्यूज की। बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर आपने यहाँ x और y का कुछ वैल्यू आप कह रहे हैं कि ये आने वाला है, बट द थिंग इज कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब आप कहोगे कि ये तो सर हमें पता ही नहीं है, लेकिन 10th क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन तो सॉल्व किया है हमने, जहां हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। और जब हम x और y की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो अगर यहां पर 4-5 स्टूडेंट अलग अलग मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो वो यूनिक वैल्यू हमेशा सेम होगी। सिंपल। जस्ट अब रुकते हैं यहां पे। आप ये भी सोच रहे होंगे, सर हेडिंग डाला है मैट्रिसेस, बात कर रहे हो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, तो थोड़ा सा मैं यहां पर एक ओवरव्यू दूं कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्या आप लोगों को थोड़ा भी याद है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग ऐसा कुछ लिख लेते थे, Ax इक्वल टू C। और आप देख पा रहे होंगे Ax इक्वल टू C में A क्या है, मैट्रिसेस। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक मैट्रिक्स होता है और किसी भी मैट्रिक्स को
एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी भी मैं पॉइंट पे नहीं आया कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो लिख रहा हूं, मैंने यहां कहा वाई रैंक, वाई वी आर इवैल्यूएटिंग रैंक, तो इस बात को मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चलिए जरा समझते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां x और y की यूनिक वैल्यू मान लेते हैं आ जाती है। चलिए थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं, जरा अगले वाले पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये वही इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x + 2y = 1, 2x - y = 4। मेरा क्वेश्चन सेम है, क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा? तो आप कहोगे सर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, नो डाउट आप सॉल्व कर लोगे। बट अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूं, यहां जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट, अगर मैं यहां एक और क्वेश्चन पूछूं, x - y/3 = -7/6 - 3x + y = +7/2। अब जब मैं ये दिखा रहा हूं तो इनिशियली क्या लगता है, हां सर इसका भी यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। बट जरा आप एक बात ध्यान से देखिए, एक काम करते हैं, इसको भी रोक लेते हैं। एक और इक्वेशन मैं लिख देता हूं, x + y = 1 and 2x + 2y = 2। तो क्या इन तीनों इक्वेशन का, जैसे मैं कह रहा हूं सर इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, मान लेते हैं कि इसका भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा बच्चों? आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने पहला इक्वेशन लिखा x + y = 1 और सेकंड इक्वेशन मैंने यहां लिख दिया 2x + 2y = 2। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने एक ही इक्वेशन को, मतलब जो भी मेरा फर्स्ट इक्वेशन था उसी में 2 का मल्टीप्लाई करके फिर से लिख दिया। तो अब जरा देखिए, क्या ये सही क्वेश्चन है? मेरा यहां पर मोटिव ये है कि एक रूल पढ़ते थे हम 10th क्लास में कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल, बच्चों ध्यान से सुनना, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशन का रिक्वायरमेंट हमारे पास होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन दोनों सेम है तो ही कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देने वाला है। अब जरा यहां आइए, यहां पर देखिए x + y = 1 और मैंने इसी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से इक्वेशन को रिपीट कर दिया। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो एक तरीके से मैंने एक ही इक्वेशन को 2 बार लिख दिया। तो क्या ये 2 इक्वेशन कहलाएगी? नहीं, मतलब यहां इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेरिएबल तो 2 है। और अब ये बहुत सिंपल है कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल तो फिक्स है। अब आप सोचिए कि मैं आपको कितनी इक्वेशन दिखा रहा हूं, यहां पर 2, बट थोड़ा प्रिसाइसली जब हमने देखा तब हमें पता चला कि नहीं सर, यहां नंबर ऑफ इक्वेशन, एक सेकेंड जस्ट, नंबर ऑफ इक्वेशन एग्जैक्टली कितनी है? 1। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, चाहे जितनी इक्वेशन, चाहे जितने वेरिएबल हो, जब तक नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम नहीं होगा यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा बच्चों। तो यहां हमने विजुअली और प्रत्येक लिए एनालाइज कर लिया कि सर नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है और आपने एक ही इक्वेशन को 2 बार लिख दिया था, तो नंबर ऑफ इक्वेशन यहां 1। तो व्हाट दिस मींस? इट मींस ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। चलिए पहले वाले पे आ जाते हैं। यहां देखिए x + 2y = 1 एंड 2x - y = 4। तो मैं ऐसा वर्बली बस देख के ही बता रहा हूं कि यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं बच्चों? 2। और यहां नंबर ऑफ इक्वेशन भी कितनी है? 2। दैट मींस
ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंफर्म क्या देने वाला है? यूनिक सॉल्यूशन। अभी तक आपको लग रहा होगा सर गेट की बात चल रही है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और ये क्या 10th की बात कर रहे हो आप? थोड़ा सा आगे आते बीच वाला क्वेश्चन देखिए। यहां देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें लगता है कि यहां नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल तो दिख ही रहा है, बट ऑब्वियसली यहां 2 नंबर ऑफ वेरिएबल। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैंने क्या किया, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू माइनस 7/6, ये इक्वेशन 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। बट इसी इक्वेशन में मैंने क्या किया, इस देखिए ध्यान से देखिए, यहां मैंने -3 का मल्टीप्लाई कर दिया। -3x, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को देखकर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप नीचे इक्वेशन लिख रहा हूं। -3x प्लस y इक्वल टू 7/2। दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन भी, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल तो बच्चों 2 ही है, बट जब हम देख रहे थे तो नंबर ऑफ इक्वेशन 2 दिखाई दे रही थी, बट जब हमने थोड़ा एनालाइज किया तो नंबर ऑफ इक्वेशन हमें क्या मिली? 1। तो स्टूडेंट्स अब हम वहीं चले जाते हैं, कहा मैंने, हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाई वी इवैल्यूएट द रैंक। तो एक्चुअल ये तो बहुत आसान थे, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन अब आप सोचिए कि एग्जाम में मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां नंबर ऑफ वेरिएबल 4 हो और नंबर ऑफ इक्वेशन भी कितना हो, 4। और अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि टेस्ट कीजिए या बताइए कि ये यूनिक सॉल्यूशन देने वाला है या नहीं देने वाला है, और अगर हम स्टैंडर्ड मेथड जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं वहां से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। और मान लीजिए 5-6 मिनट सॉल्व करने के बाद आपको पता चला सर नंबर ऑफ वेरिएबल 4 थे और नंबर ऑफ इक्वेशन हमको जो दिखाई पड़ रही थी वो 4 थी, बट जब हमने सॉल्व किया तो नंबर ऑफ इक्वेशन 3 निकली। दैट मींस नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन दोनों इक्वल नहीं है। दैट मींस वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी बच्चों, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। और इसी चीज को एनालाइज करने के लिए हम लोग निकालते हैं रैंक। बच्चों रैंक निकाला जाता है किस चीज के लिए? हम लोग निकालते हैं रैंक। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं कोई भी, अब अभी भी मैं मैट्रिक्स पे नहीं आया हूं बच्चों, पहुंचेंगे वहां, आराम से धैर्य रखो। सोचिए जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको जो दिखता है मैं उसको कह देता हूं विजुअल नंबर ऑफ इक्वेशन। विजुअल मतलब जो दिखाई पड़ रही है, ठीक। फिर आपने कोई प्रोसेस अप्लाई की, वो प्रोसेस डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, बट कोई प्रोसेस अप्लाई की और प्रोसेस अप्लाई करने के बाद लेट्स से कि आपको दिखाई पड़ रही है कि 3 इक्वेशन है, और आपने कोई प्रोसेस अप्लाई करने के बाद आपको पता चला कि सर एक्चुअल इक्वेशन तो कुछ और है। इसका मतलब ये कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 2 तरह की इक्वेशन पॉसिबल है। वैसे तो वो इक्वेशन एक ही है, मतलब, बट मैं कह रहा हूं एक जो दिखाई जाए और एक जो एक्चुअल है। तो जब भी हम एक्चुअल नंबर ऑफ इक्वेशन निकालते हैं बच्चों, इसी को क्या बोला जाता है? रैंक, पहली बात। और ये रैंक हमें बहुत आसानी से एक्चुअल नंबर ऑफ इक्वेशन पता करने में हेल्प करता है। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि व्हाई वी आर इवैल्यूएटिंग रैंक, तो आप कहेंगे सर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नंबर ऑफ इक्वेशन कुछ भी हो सकती है जिनको आप विजुअल जो दिखाई पड़ रही है, बट जब हम सॉल्व करेंगे कोई प्रोसेस अप्लाई करके और जब हम एक्चुअल नंबर ऑफ इक्वेशन एनालाइज कर लेंगे, वो ही एक्चुअल नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? रैंक। डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल यहां पर हमने ये समझने की कोशिश की कि हम एग्जैक्टली रैंक निकालते क्यों हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अब
अब स्टूडेंट को लगता है सर यहां आपने क्या किया, सर यहां तो आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर ली, लेकिन क्या हम इसी में से मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं क्या बच्चों? Ax equal to C in which A is a matrix। आगे बढ़ते हैं, ये तो कैसी प्रोसेस थी, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन था। मैंने कह दिया कि विजुअल इक्वेशन ये होता है, बच्चों कोई प्रोसेस अप्लाई की और एक्चुअल इक्वेशन निकाला और वही एक्चुअल इक्वेशन आपका रैंक है। बट इसकी कोई मैथमेटिकल अप्रोच भी तो होगी, वो मैथमेटिकल अप्रोच थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्टिल इस लेक्चर में आप समझिए, मैंने अभी तक रैंक की डेफिनेशन नहीं बताई, लेकिन फिर भी मैं रैंक की बात कर रहा हूं। आप समझिए, यहां से हम इस रैंक वाले प्रोसेस को उठाते हुए काफी आगे तक ले जाएंगे। जरा आप समझिएगा, अब शुरू करते हैं। जरा देखिए, क्या हम यहां पर इस ए को लिख सकते हैं क्या? व्हाट इज ए? 1 2 2 माइनस 1। ऑर्डर बच्चों कितना हो गया? 2 क्रॉस 2। एंड आई होप आप लोगों को ये समझता होगा कि सर ये जो 2 है ये रो से डिनोट होता है और ये डिनोट होता है किससे? कॉलम से। ओके, तो रो और कॉलम तो ठीक है, रो और कॉलम तो यहां पर ठीक है, लेकिन यहां पर मैं एक बात और थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। बच्चों ये जो रो होता है, रो, यही रो क्या कहलाता है? इक्वेशन। जरा बनाइए इक्वेशन, x प्लस 2y, ये पहली इक्वेशन, और ये क्या है आपका? r1। यहां देखिए, ये आप इक्वेशन बनाइए, ये बच्चों क्या हो गया? r2। तो इक्वेशन, थोड़ी देर पहले बात कर रहा था विजुअल इक्वेशन और एक्चुअल इक्वेशन, वहीं पहुंचेंगे, वेट फॉर व्हाइल। तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम, जिसमें से रो को हम क्या डिनोट कर रहे हैं? इक्वेशन। बट यहां देखिए, जो कॉलम है ये कॉलम, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। कॉलम आर द वेरिएबल्स। तो आपको यहां ये समझना है कि गेट में स्टूडेंट एक डेफिनेशन अगर पढ़कर चला जाए तो एग्जामिनर वहां लैंग्वेज में ही उसको घुमा देगा। जैसे एक सिंपल लाइन, एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज रैंक या इवैल्यूएट द रैंक। ठीक, अगर मैं उसी क्वेश्चन को ये कहूं कि इवैल्यूएट द एक्चुअल नंबर ऑफ इक्वेशन, तो बच्चों एक्चुअल नंबर ऑफ इक्वेशन भी रैंक ही है। तो चलिए यहां आके जरा देखते हैं, ये हो गया। अब हम प्रोसेस की बात कर रहे थे। अब प्रोसेस मतलब क्या? प्रोसेस मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कितनी इक्वेशन दिखा रहा है कोई? 2 दिखा रहा है, विजुअल। और अब हमें क्या निकालना है? एक्चुअल इक्वेशन। ठीक, उस एक्चुअल इक्वेशन, एक चीज और यहां पर डिस्कस करो। आप ही बताइए, यहां पर एक्चुअल विजुअल इक्वेशन कितनी है? 2। ठीक, हम कोई प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो या तो एक्चुअल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, या तो एक्चुअल नंबर ऑफ इक्वेशन, या तो विजुअल इक्वेशन के बराबर होगी, इक्वल होगी विजुअल नंबर ऑफ इक्वेशन के। जैसे जितनी इक्वेशन सर दिखाई जा रही है इस क्वेश्चन में, 2 इक्वेशन दिखाई जा रही है और सर एक्चुअल में भी 2 ही, या उससे कम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, मैं कितनी इक्वेशन दिखा रहा हूं? 2। आप सोच के देख लो, आप फील करके देख लो कि 2 इक्वेशन अगर दिखा रहा हूं तो या तो यहां पे क्या होगा, या तो यहां 2 होगा, ठीक, और या 2 से कम होगा। That is why I am writing here actual number of equation is less than equal to visual number of equation। और अभी तक हम देखो थ्योरी की ही बात कर रहे हैं, अभी कोई मैथमेटिकल बात नहीं की। और जो भी हम मैथमेटिकल बात करने वाले हैं वो जरा देखिए। अब इसका प्रोसेस देखिए, यहां से प्रोसेस देखिए। आप क्या करें, आप क्या करें सर, यहां लिख लेता हूं मैं, विजुअल इक्वेशन कितनी है? 2। अब मुझे इवैल्यूएट करना है, सर दिखाई जा रही इक्वेशन 2 है और अब मैं निकाल रहा हूं एक्चुअल इक्वेशन। तो उसके जनरल प्रोसेस आप क्या कीजिए, यहां x और y के कोएफिशिएंट का
डिटर्मिनेंट ले लीजिए, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट ले लीजिए। और यहां देखिए जब भी जो भी डिटर्मिनेंट आएगा -1 -4 दैट इज -5 मुझे नहीं मतलब, और अगर वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए नॉट इक्वल टू 0, क्या आ जाए डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो अभी तो खैर इतना लिख दिया, इसके बारे में इसमें क्या होगा इसको मैं अगर प्रॉपरली यहां लिखूं तो मैं एक पॉइंट बना के लिख देता हूं, सर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर 3x3 इज नॉट इक्वल टू 0। आगे बढ़ने के पहले मैं ये कह दूं, आप नोटिस कीजिए मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, ऑर्डर ले रहा हूं 3x3। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर, आप बोलते हैं पूछते हैं सर आप 3x3 ही ऑर्डर क्यों ले रहे हैं, 4x4 से क्यों नहीं समझाया, क्या ये 4x4 के लिए ट्रू नहीं है? स्टूडेंट्स व्हाटएवर आई एम गोइंग टू राइट हियर इट इज ट्रू फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू n क्रॉस n, बट द थिंग इज all we guys are comfortable to evaluate the value of determinant of order 3x3। हम लोग 3x3 में कंफर्टेबल है, बट 4x4 थोड़ा लेंथी हो जाता है। स्टूडेंट पूछता है क्या ये 4x4 में अप्लाई नहीं होगा? बच्चों बिल्कुल होगा, बट उसके लिए हम कोई और मेथड सीखेंगे, वो आगे देखेंगे। फिलहाल यहां पर देखते हैं इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 जिसका ऑर्डर 3x3 है, तब हम बोल देंगे देन order of matrix called rank। जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो ही क्या होगा, रैंक, और इसको डिनोट किया जाता है रो से। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या है ऑर्डर 3x3 दैट इज 3। और जैसे ही मैंने लिखा रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स से अगर आप कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ इक्वेशन बच्चों कितनी होगी 3। ये हो गया एक बेस। चलिए आ जाइए यहां पे, यहां देखिए विजुअल इक्वेशन कितना था 3 एंड सॉरी विजुअल इक्वेशन कितना था 2 एंड वी वांट टू नो कि एक्चुअल इक्वेशन या रैंक क्या है। तो हमने क्या किया, x और y के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट बना लिया और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया नॉट इक्वल टू 0। और हमारा डेफिनेशन क्या है कि जो भी कभी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 देन जो ऑर्डर है वो राइट। तो यहां ऑर्डर कितना है 2, तो यहां मैं लिख दूंगा देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। और जब मैं लिख रहा हूं कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 है, दैट मींस एक्चुअल नंबर ऑफ इक्वेशन यहां पर 2 है। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, ये है मैथमेटिकल अप्रोच। लेकिन यहां एक कैच है, यहां पे कैच है, एक बात बताइए। यहां देखिए डिटर्मिनेंट मैंने नॉट इक्वल टू 0 लिया, दैट मींस या तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लो 2 है या -2 है, तो चाहे वैल्यू 2 हो चाहे वैल्यू -2 हो, दोनों ही किसमें काउंट होंगे बच्चों, नॉट इक्वल टू 0 में। और आप देख सकते हैं यहां मैंने केस 1 लिखा हुआ है। तो जरा थोड़ा आगे चलते हैं इस बात के लेके, जरा समझते हैं यहां पे क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है कि हर बार आप डिटर्मिनेंट निकालें और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 ही आए। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं, यहां पर केस सेकंड लिखते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बच्चों फिर से लिख रहा हूं 3x3, वही स्टेटमेंट 3x3 में हम कंफर्टेबल होते हैं, बट ये ट्रू होता है सारे ऑर्डर के लिए। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों क्या आ जाए 0। अब जब आज लेक्चर शुरू किया था जब ये, तो आपने नोटिस किया था मैंने क्या कहा था कि एक्चुअल इक्वेशन या तो विजुअल इक्वेशन के इक्वल होगा या उससे कम होगा।
और एक्चुअल इक्वेशन क्या है? रैंक। आप देखिए यहां दो इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो या तो ये इक्वेशन 2 है या 1 है। इन्हीं को अपन रो भी बोल सकते हैं, वो बात अभी करेंगे डिस्कशन। तो अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता तो रैंक वही आ जाता जो ऑर्डर है, दैट इज 3। बट यहां डिटरमिनेंट का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो गया? 0। तो ये शो कर रहा है कि सर देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। रैंक ऑफ ए लेस देन 3। यहां सोल्यूशन नहीं आया, उसने सिर्फ एक इंडिकेशन दिया कि इसकी रैंक 3 से कम है। ठीक, और रैंक क्या होता है? एक्चुअल इक्वेशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको 3 इक्वेशन दिखाई जा रही है और ऐसा कुछ आ जाता है सॉल्यूशन, तो एक्चुअल इक्वेशन 3 से कम है। चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं। यहां देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसको हमने क्या किया? x और y के कोएफिशिएंट का क्या ले लें? डिटरमिनेंट ले लें और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करोगे 1 - 1 दैट इज 0। तो आप खुद देखिए यहां ऑर्डर कितना है? यहां पर ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। तो मैं यहां कह दूंगा सर देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज लेस देन 2। अब यहां एक बेनिफिट है स्टूडेंट्स, यहां एक बेनिफिट है, मतलब रैंक ऑफ ए लेस देन 2 बोल रहा हूं तो 2 से छोटा नंबर क्या होता है? 1। तो यहां डायरेक्टली लिख सकते हो कि सर दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। अब रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 मतलब एक्चुअल इक्वेशन इज इक्वल टू 1 और विजुअल कितना था? 2। ठीक, एक और बात यहां समझिए कि किसी भी मैट्रिक्स में मिनिमम रैंक क्या होता है बच्चों? 1। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि रैंक 0 हो गया। आप खुद सोचिए ना, अगर रैंक 0 हो जाएगा मतलब रैंक का मतलब क्या होता है? एक्चुअल इक्वेशन। और क्या आपने ऐसा कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखा है जिसमें 0 इक्वेशन हो? नॉट पॉसिबल। तो ये आसान हो गया, लेस देन 2 दैट इज 1। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज यहां डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है और उसका ऑर्डर कितना है बच्चों? 3 क्रॉस 3। तो रैंक क्या हो गया? लेस देन 3। तो 3 से छोटा नंबर, 3 से छोटा नंबर क्या है बच्चों? 2 और 1। मतलब लेस देन 2 वाले केस में बड़ा आसान था कि लेस देन 2 दैट इज 1। बट लेस देन 3 वाले में क्या होगा? या तो 2 होगा या 1 होगा। अब इस बात को समझने के लिए बात करते हैं इसके बारे में। जरा इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक और आगे चलते हैं। जरा आप समझिएगा, यहां देखिए मैंने अभी क्या लिखा था बच्चों? सेकंड केस। व्हाट वाज द सेकंड केस? इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3 और अगर उसका वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहते हैं देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। अभी लेस देन 3 पे ही रुके हुए हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जरा आप यहां समझिएगा। एक क्वेश्चन ले लेते। लेट्स से कि कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ले रहा हूं बच्चों। 3 क्रॉस 3 1 4 2 2 6 5। स्टूडेंट्स आप नोटिस करना, अभी तक हमने रैंक की डेफिनेशन नहीं पढ़ी। हम जो हमें ऑलरेडी पता है, क्या क्या पता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में बेसिक जानकारी है, डिटरमिनेंट के बारे में बेसिक जानकारी है, बट यही दो जानकारी लेकर हम ट्राई कर रहे हैं रैंक को अंडरस्टैंड करने को। डेफिनेशन मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगर आपको अभी तक लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। आगे देखिए और अच्छा कंटेंट लेते हैं। यहां देखिए मैट्रिक ए ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 और अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो मुझे क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। आई होप आप सभी लोगों को डिटरमिनेंट निकालना आता होगा और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी सिखा दूंगा।
कभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। 20 माइनस 12 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 5 माइनस 4 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 6 माइनस 8 और ऑर्डर कितना है बच्चों 3 क्रॉस 3। तो डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है उसकी वैल्यू हो गई 0, तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए हो गया लेस देन 3 और लेस देन 3 मतलब इसकी रैंक या तो 2 है या तो 1 है और अभी भी स्टिल हमारे पास सॉल्यूशन तो नहीं आया। ठीक, अब इस बात को समझने के लिए एक लास्ट पॉइंट, और ये सबसे शायद ये इंपॉर्टेंट लास्ट थोड़ा सा और 5-7 मिनट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझने वाले हैं। जरा देखिए, अचानक से मैट्रिक्स से उठ जाते हैं, निकल जाते हैं इस टॉपिक से और सॉरी सेट थ्योरी में चले जाते हैं। क्या सेट थ्योरी का हल्का सा कुछ याद आ रहा है? एक बात मैं बोलता हूं, आप सुनिएगा। लेट देयर इज अ सेट ए having element 1 2 3 4 and there is another set B having element 1 2, तो क्या हम कह सकते हैं B is a subset of A? B is a subset of A. Similarly आप जरा देखिए यहां पर रैंक ऑफ ए लेस देन 3, स्टूडेंट सिर्फ इसको मैथ्स के रूप में पढ़ता है बट यहां पर एक हिंट भी है। रैंक ऑफ ए लेस देन 3 ये बता रहा है कि शायद इसकी रैंक 2 हो सकती है। मतलब ये जो 3 मतलब डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 था, ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 हमें हेल्प नहीं कर रहा है रैंक इवैल्यूएट करने में, और यहां से एक हिंट मिल रही है कि रैंक ऑफ ए लेस देन 3 मतलब जाइए और 2 पे चेक कीजिए। तो जैसा अभी मैंने सब सेट की बात की थी, सिमिलरली हमें इस मैट्रिक में से कोई भी 2 क्रॉस 2 का सब मैट्रिक उठा लो। अभी देखिए मैं चेंज कर दूंगा, सब मैट्रिक्स मतलब सब मैट्रिक मतलब मैट्रिक का ही एक पार्ट, जो आपकी इच्छा हो, बाद में इसको अपग्रेड करूंगा। आप जरा देखिए 1 2 1 4 ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2 और 4 माइनस 2 2 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और ये जो बार बार मैं कह रहा हूं सब मैट्रिक, इसका पहले नाम चेंज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स जब भी कोई मैट्रिक है और उसका कोई भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इज ऑर्डर, तो 3 से छोटा जो ऑर्डर होता है वो कहलाता है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं यहां ये सब मैट्रिक की बात यहां से हटा देता हूं और यहां से सब मैट्रिक की बात को अपन हटा देते हैं और अब हम लिख देते हैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूं, पहले हम हमारी इस सेकंड पॉइंट को कंप्लीट कर लें। फिर से देखिए, कोई मैट्रिक आया, ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली। इफ यू गॉट डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं जो ऑर्डर है वो रैंक। सेकंड केस, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, अगर वो 0 आई तो वो इंडिकेट कर रही है कि रैंक लेस देन 3, तो ये लेस देन 3 बोल रहा है कि now we take minor of matrix। अब 3 क्रॉस 3 का माइनर क्या 2 क्रॉस 2। तो चलिए यहां पर मैं केस लिख रहा हूं फर्स्ट, इफ माइनर को हम डिनोट कर रहे हैं m से, और अगर किसी भी माइनर m का डिटरमिनेंट निकाले, माइनर m मतलब m से डिनोट किया है इसका, इस 3 क्रॉस 3 का माइनर, इसके अंदर से कोई छोटा सा 2 क्रॉस 2 का माइनर और उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और अगर इस माइनर के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हुआ, तो इस m की रैंक कितनी हो गई 2। स्टूडेंट यहां पे छोटा सा चेंज है, बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि सर इस m की रैंक 2 है, ठीक है m की रैंक 2 है, बट क्या ये m मतलब माइनर, क्या हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है ओरिजिनल A मैट्रिक्स, और ये m इसी A मैट्रिक्स का पार्ट है। तो यहां अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर
रैंक ऑफ माइनर m इक्वल टू 2, बट ये m किसका पार्ट है? a का पार्ट है, तो कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे रैंक ऑफ a इक्वल टू 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं ट्राई करूंगा उसको डाउट सॉल्व करने का। जरा यहां देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक वाज 3 क्रॉस 3, डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट वाज 0। ये इंडिकेशन क्या था बच्चों? रैंक ऑफ ए लेस देन 3। हम कहां गए? माइनर के पास, और ये माइनर के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? नॉट इक्वल टू 0। तो यहां मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। लास्ट, इस पूरे कंटेंट का मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, आप गेट की क्वेश्चन भी देख सकते हैं, वो ये सेकंड केस है। क्या ये जरूरी है कि हर बार आप माइनर के पास जाएं और डिटरमिनेंट ऑफ माइनर नॉट इक्वल टू 0 ही आ जाए? बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि माइनर दैट इज 2 क्रॉस 2 इक्वल टू, ऐसा भी तो हो सकता है, हर बार नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा बच्चों। हो सकता हो कि डिटरमिनेंट ऑफ माइनर भी 0 आ जाए। तो थोड़ा पीछे चलिए, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो रैंक लेस देन 3 है। आपको कहां जाना पड़ेगा? माइनर के पास, और माइनर अगर आपने उठाया और माइनर के डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 हो गई, तो क्या होगा? तब हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर रैंक ऑफ ए, बच्चों रैंक ऑफ ए बोल रहा हूं, माइनर मत बोल देना, माइनर जिस किसी भी मैट्रिक का पार्ट है उसी की रैंक निकाल के देगा। तो हम यहां बोल देंगे रैंक ऑफ ए इज अगेन लेस देन 2, और जब वो लेस देन 2 हो जाएगी तब 2 से छोटा क्या है? 2 से छोटा तो 1 है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। बट यहीं पे एक इशू है, वो इशू समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि स्टूडेंट ने एक एग्जाम में 3 क्रॉस 3 मैट्रिक देखा, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, वो 0 आ गई, वो तेजी से माइनर के पास गया और किस्मत से माइनर के डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 आ गई, उसने तुरंत लिखा लेस देन 2 दैट इज 1। ऐसा मत करना जल्दी में। क्यों नहीं करना? चलिए मैं यहां पर कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। जरा देखिए, एक बात बताओ, मैंने आपको अभी कहा, इसको हटा देते हैं, मैंने आपसे अभी कहा कि कोई भी एक मैट्रिक है, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर से कम क्या क्या होता है बताओ? एक होता है 2 क्रॉस 2 एंड सेकंड वन इज 1 क्रॉस 1। तो मतलब 3 क्रॉस 3 में कितने माइनर पॉसिबल है? 2 क्रॉस 2, देयर आर 2 माइनर, 2 टाइप ऑफ माइनर। फर्स्ट वन इज 2 क्रॉस 2, सेकंड वन इज 1 क्रॉस 1। बट आप सोचिए कि किसी भी मैट्रिक में, ये देखिए ये मैट्रिक था अभी प्रीवियस क्वेश्चन, अब इसमें से अगर आप 2 क्रॉस 2 माइनर ढूंढने जाएंगे तो कितने सारे माइनर हो गए? 1 2 1 4 3 2 सॉरी 2 3 4 2 4 2 6 5, कितने काउंट करेंगे? कैसे काउंट करेंगे? तो इसको पता लगाने के लिए जरा हम समझते हैं कुछ और। तो किसी भी मैट्रिक में 3 क्रॉस 3 मैट्रिक में 2 क्रॉस 2 के कितने माइनर पॉसिबल हैं, जरा काउंट करते हैं। उसके लिए 12th में हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, इनफैक्ट अपने लीनियर अलजेब्रा जो गेट के लिए पढ़ेंगे उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो एक हल्का सा रिवीजन में करने वाले हैं, मैं दिखाता हूं आपको। क्या आपको याद है हम लोग कोफैक्टर निकाल देंगे बच्चों, और कोफैक्टर क्या होता था? C11 1 2 1 3। व्हाट इज दैट? और आगे भी होता है, अभी मैं लिखता हूं आगे। C11 मतलब किसी भी मैट्रिक में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो। और अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में अगर हम
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दें तो क्या बचेगा? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। और वही 2 क्रॉस 2 क्या कहलाता है? माइनर। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, जरा देखिए, यहां देखिएगा, यहां देखिए, मैं लिख रहा हूं M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. These are the minor of all possible minor of matrix. मतलब 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक में 9 पॉसिबल माइनर होते हैं बच्चों। अब यहां आ जाते हैं, यहां क्या कह रहा था मैं, आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, अगर वो 0 आ गए तो रैंक ऑफ ए क्या हो गया बच्चों? रैंक ऑफ ए क्या हो गया? लेस देन 1, सॉरी, रैंक ऑफ ए क्या हो गया? लेस देन 3। कहां जाओगे? माइनर के पास। अगर माइनर के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर आ गया, बहुत आसान है। बट अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। किस पॉइंट पे? जरा देखिएगा, यहां अगर माइनर के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो बच्चों डायरेक्टली रैंक लेस देन 3 मत लिख देना, ये लेस देन 2 नहीं लिख देना। ऐसा ये लेस देन 2 सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, कब? जब डिटरमिनेंट ऑफ ऑल माइनर्स इक्वल टू 0। और जैसे ही मैं कहता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑल माइनर्स इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स के हाथ पांव खुलने लग जाते हैं कि सर अरे आप तो कह रहे थे ये बड़ी छोटी मेथड है, इसमें तो डेफिनेशन भी नहीं है, सिर्फ डिटरमिनेंट को यूज करके निकालना है। सर ये तो 9 माइनर है 3 क्रॉस 3 में, कहां मैं एक को चेक करूंगा? बच्चों ऐसे नहीं करते, इसको एक कंप्लीट खटाखट जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। कोई एक मैट्रिक है A जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और अगर उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई तो जो ऑर्डर है वो रैंक। एक पॉइंट खत्म। सेकंड, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है वो 0 आ जाए तो क्या इंडिकेट करता है? रैंक लेस देन 3। तो आपको कहां जाना है? माइनर के पास। और ये जो माइनर है, अगर माइनर की डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए तो ये तो बड़ा आसान हो गया, दैट इज 2। लेकिन यहां पे ये जो 0 आ रहा है, अप्रोच ऐसे मत करो। आपको कभी भी अगर माइनर पर जाना पड़े तो आप एक माइंडसेट बना लो कि कोई भी एक मैट्रिक आया, उसमें जब मैं माइनर के पास जा रहा हूं तो हमेशा ये सोचो कि मुझे कम से कम एक माइनर ऐसा मिल जाए जो नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमेशा हम क्या सर्च करने की कोशिश करेंगे कि मैं एक माइनर ढूंढ लूं जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 सोचो भी मत। अब आप सोचो क्या होगा। आप किसी भी मैट्रिक में जब आप ये ढूंढने जाएंगे तो क्या होगा? या तो वो नॉट इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और मिल गया तो आंसर आ गया। और अगर आपको एक भी माइनर ऐसा नहीं मिला जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका अपने आप में इटसेल्फ ये मीनिंग है कि सारे माइनर के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0। और जैसे ही वो 0 हुआ बच्चों आप बोल दो लेस देन 2, दैट इज 1। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये एक ब्रीफ छोटा सा एक पैटर्न समझाने की कोशिश है। ये हमारे एमसीक्यू का पहला लेक्चर है। आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा। एक बात और, जो अगला मैं सेशन इसी का एक छोटा सा सेशन और लेने वाला हूं, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो माइनर वाला जो कंसेप्ट है ये आप 12th से पढ़ते हुए आए थे, 12th से, लेकिन बट हम उसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं बच्चों, बस इसीलिए थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर, और पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए, और इसी तरह से
यहाँ पर गेट, ईएससी और पीएसयू से रिलेटेड जानकारी एज वेल एज कुछ लेक्चर्स यहाँ पर हम रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, 5 सितंबर से मतलब नेक्स्ट मंथ टीचर्स डे के दिन से हमारे जोधपुर में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और उसमें बैचेस हैं डीआरडीओ के लिए, जो आपको पता चल ही चुका होगा कि डीआरडीओ की एग्जाम आ चुकी है। इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड फॉर गेट स्टूडेंट 5 सितंबर से मैकेनिकल, सिविल, एसी, इलेक्ट्रिकल का प्रॉपर बैच लॉन्च हो रहा है। तो आप आए, ऑनलाइन रजिस्टर कराएं या ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं। अगर आप जोधपुर में हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप ऑफलाइन आए, और जो भी बच्चे इसको ऑनलाइन देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहे तो हमारी एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से सारी डिटेल आप ले सकते हैं, और इसी तरह से आप बने रहिए। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।